वेलकम टू द क्रैश कोर्स। आज हमारे क्रैश कोर्स सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और उसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं काइनेटिक थ्योरी और इसके साथ साथ हम फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, वेपराइजेशन, डेपोजिशन, सब्लिमेशन और थर्मल एक्सपेंशन, जिसके आगे मज़ीद 2 टाइप्स हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, देन थर्मल एक्सपेंशन एंड लिक्विड्स, और इसके साथ साथ हम इवेपोरेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देन हम वर्कशीट की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो आपने अभी तक पढ़ रखा है कि काइनेटिक थ्योरी जो है वो क्या होती है। काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर मैटर को डिवाइड करती है। और काइनेटिक थ्योरी जो है वो मैटर जो है उसको 3 स्टेट्स में डिवाइड करती है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ओके, तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, जिनमें से नंबर 1 जो है दैट इज़ सॉलिड्स, ओके, देन लिक्विड्स, देन गैसेस। तो मैटर जो है, यानी कि अगर हम बात करें, मैटर जो है उसको 3 जो है वो स्टेट्स में डिवाइड करती है। ओके, सो नाउ ये जो हमारे पास सॉलिड्स हैं इनकी हाई डेंसिटी होती है। ओके, इसी तरह जो है इनकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं इनकी स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसी तरह लिक्विड्स जो हैं इनकी इंटरमीडिएट डेंसिटी होती है, और इसी तरह से इनकी इंटरमीडिएट फोर्सेस होती हैं, यानी कि सॉलिड से कम होती हैं और गैसेस से ज़्यादा होती हैं। ओके, गैसेस जो हैं इनकी जो है वीक फोर्सेस होती हैं और लोएस्ट डेंसिटी होती है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है इसका काइनेटिक थ्योरी का, जिसमें काइनेटिक थ्योरी जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस के ऊपर मैटर को 3 स्टेट्स में डिवाइड करती है और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है। ओके, तो ये तो थी हमारी काइनेटिक थ्योरी। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो प्रोसेसेस होते हैं, लेट्स से कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसकी बेस पे हम जो है इसकी बेस पे हम जो है वो डिफाइन करेंगे सॉलिड्स, लिक्विड्स, ओके, एंड गैसेस, कि कैसे जो है वो मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो हमें पता है कि अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं, जैसे आइस है उसको आप हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। फाइन। इसी तरह से अगर आप लिक्विड्स को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। यानी कि अगर आप लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं तो इसे फ्रीजिंग कहते हैं, और अगर सॉलिड से लिक्विड की तरफ आ रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। इसी तरह से जो हमारे पास है, अगर आप लिक्विड से गैसेस में जा रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि लिक्विड्स में गैसेस में जाने के लिए उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन, इसे फेज चेंज कहते हैं। ठीक है, ओके। इसी तरह से अगर आप जो है वो गैसेस से जो है वो लिक्विड्स में आ रहे हैं
तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, यानी कि गैसेस से अगर आप लिक्विड्स में आ रहे हैं और अगर लिक्विड से आप गैसेस में जा रहे हैं तो ये दो प्रोसेसेस हमारे पास होते हैं। इसी तरह से अगर आप सॉलिड से डायरेक्टली जो है वो गैसेस में आ रहे हैं तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। फाइन। इसी तरह से अगर आप गैसेस से सॉलिड में जा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं डेपोजिशन। फाइन। तो ये हमारे पास कुछ फेस चेंजेस होते हैं, ये टूवर्ड्स दिस एंड टूवर्ड्स दिस। तो ये आप जो है हमारे पास डायग्राम, इसको आप याद रख सकते हैं किस तरह से हम मैटर की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म जो है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो ये तो हमने क्विकली रिवाइज कर लिया कि काइनेटिक थ्योरी क्या होती है और किस तरह से हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड एंड गैस टू लिक्विड्स एंड लिक्विड्स टू गैसेस किस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपने इस चीज़ को रिवाइज कर लिया होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके ओके यस ओके, सो नाउ अब हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास जो है वो थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है। थर्मल एक्सपेंशन, तो थर्मल एक्सपेंशन को हम डिफाइन करते हैं इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग, ओके, तो इस चीज़ को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। और थर्मल एक्सपेंशन जो है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 1, ये डिपेंड करती है नेचर के ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल। नंबर 2, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर, नंबर ऑफ एटम्स। ओके, इसी तरह थर्मल एक्सपेंशन जो है वो अप्लाइड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। फाइन। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी थर्मल एक्सपेंशन जो है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। ओके, नाउ थर्मल एक्सपेंशन जो है उसकी 2 टाइप्स जो हैं वो हम मेनली डिस्कस करते हैं। ओके, द नंबर 1 इज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ओके, इसी तरह हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ओके, तो जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है इसका फॉर्मूला जो होता है L इक्वल्स L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। So delta T is a change in temperature and alpha is the coefficient of linear thermal expansion that depends upon the material. Okay, so L naught is the original length and L is the change in length. Okay, so now volume thermal expansion is also like V is equal to V naught 1 plus beta delta T. तो बीटा जो है वो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है, डेल्टा इज अ चेंज इन टेम्परेचर, वी नॉट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम एंड वी इज द चेंज इन वॉल्यूम। ओके, तो आपने यहाँ से एक रिलेशन जो है वो याद रखना है कि जो बीटा होता है ये 3 डायमेंशंस में होता है। सो बीटा इज एक्चुअली इक्वल्स टू 3 अल्फा। इस रिलेशन को आपने याद रखना है कि अक्सर ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो ये हमारी शॉर्ट सी समरी थी कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है और इसके साथ इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सरफेस थर्मल एक्सपेंशन की बात हुई है लेकिन उसको फर्दर डिस्कस नहीं किया गया, तो मैं भी इसको डिस्कस नहीं करूँगा। ओके, आई होप सो कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। ओके, नाउ अब हम चलते हैं आगे। ये हो गया हमारा थर्मल एक्सपेंशन। अब
इसी तरह की जो थर्मल एक्सपेंशन है, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। ओके, तो मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ कि जो लिक्विड्स की रियल थर्मल एक्सपेंशन होती है, रियल थर्मल एक्सपेंशन, ये आपने याद रखना है कि ये इक्वल होती है एपरेंट थर्मल expansion of liquid plus thermal expansion of फ्लास्क। ओके, तो लिक्विड्स के केसेस में जो हमारे पास रियल थर्मल एक्सपेंशन होती है, वो रियल थर्मल एक्सपेंशन जो है वो एपरेंट थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड होती है। जैसे अगर मैं क्विकली आपको याद करवा दूं तो ये हमारे पास इस तरह से फ्लास्क थी। ओके, सो दिस वाज आवर फ्लास्क। तो जब हम इस फ्लास्क को हीट करते थे तो लेट्स से कि ये इसका जो था वो इनिशियल वॉल्यूम था, तो ये उसका फाइनल वॉल्यूम आता था V2, और इसको आप क्या कहते थे इसको आप एपरेंट थर्मल एक्सपेंशन कहते थे। लेकिन आप फिर जब कंप्लीट फाइंड आउट करते थे तो फिर आप इस तरह से फाइंड आउट करते थे, एक्सपेंशन की वजह से लिक्विड पहले डाउन जाता है देन राइज करता है। तो ये वाला जो पोर्शन था आपके पास, इसे आप क्या कहते थे, रियल थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड प्लस एक्सपेंशन ऑफ द फ्लास्क। फाइन, तो बहरहाल ये था हमारा इसका लिक्विड थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक। आई होप सो कि आपने इसको जो है वो देख लिया। हमने बस रिवाइज करना है, अब इसको मज़ीद डिस्कस नहीं करना। तो अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप इसको नोट कर लें। ओके, सो नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट, सॉरी, अब हम इसको रेस कर लेते हैं। ओके, नाउ अब हमने डिस्कस करना है कि इवेपोरेशन क्या होती है। यस, इवेपोरेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं, यानी चेंज ऑफ लिक्विड into vapors without heating। इवेपोरेशन जो है उसमें आप क्या करते हैं कि लिक्विड को चेंज करते हैं वेपर्स में, लेकिन आप उसमें हीट नहीं करते। मतलब किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। अगर आप इसका कंपैरिजन करें बॉइलिंग के साथ, तो बॉइलिंग जो है उसमें हमें स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर। फाइन, जैसे अगर हमारे पास लिक्विड वाटर है तो वाटर के लिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, और ये जो प्रोसेस होता है ये थ्रू आउट लिक्विड होता है, यानी लिक्विड के अंदर से भी होता है, थ्रू आउट लिक्विड। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है हमारे पास इवेपोरेशन का, ये सरफेस से होता है। सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, लीव करते हैं। ओके, तो ये जो है इवेपोरेशन अगर आप थोड़ा सा और देख लें तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। मींस टू से दैट कि ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है। जबकि अगर हम स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं तो ये एक रैपिड प्रोसेस होता है, रैपिड प्रोसेस। फाइन, तो इस तरह से जो है वो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने कंपेयर करना होता है। अच्छा, इसमें बबल फॉर्मेशन होती है, इसमें कोई बबल फॉर्मेशन नहीं होती, तो आप इस तरह से 6 से 7 पॉइंट्स जो हैं इनके डिफरेंस के लिख सकते हैं। ओके, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया है कि ये क्या होता है।
ओके, सो नाउ अब हम लिखेंगे कि फैक्टर्स, किन फैक्टर्स के ऊपर एवेपोरेशन जो है वो डिपेंड कर रही है। सो 2 3 4 ओके, सो नाउ नंबर 1, एवेपोरेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवेपोरेशन बढ़ेगी। एवेपोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। सरफेस एरिया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करती है, लेकिन इस केस में आपने याद रखना है कि ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में अगर नमी जो है वो बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि इवेपोरेशन जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एयर सैचुरेटेड हो जाएगी तो उसके पास मज़ीद अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी नहीं होगी कि वो वाटर वेपर्स को अब्जॉर्ब कर सके। ओके, तो ये आपने याद रखना है कि ह्यूमिडिटी के बढ़ने से इवेपोरेशन कम होती है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट कि ये जो हमारी लास्ट पॉइंट है दैट इज़ नेचर ऑफ लिक्विड। जी, कुछ आपने देखा है कि लिक्विड जो है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड्स। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इवेपोरेशन जो है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। तो यहाँ तक तो हमने रिवाइज कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, सो फर्स्ट वन इज according to the kinetic theory, what happens to the average kinetic energy of gas molecules if the temperature of a gas is doubled? वो कहता है कि काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है कि क्या कहती है इस बारे में कि अगर आप टेम्परेचर को जो है वो डबल करें तो इसकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो हमने ये पढ़ रखा है कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। तो अगर आप टेम्परेचर को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। ओके, सो टेम्परेचर जो है, एक और बात यहाँ से आप याद रख लें कि टेम्परेचर जो है वो आपके पास एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम टेम्परेचर को जो टेम्परेचर्स के साथ डील करते हैं, लेकिन जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल है उसमें हम एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को के साथ डील करते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। फिर वहाँ पे हम टेम्परेचर की इतनी ज़्यादा बात नहीं करते। फाइन, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि ये डबल हो जाएगी। फाइन, ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं आप। अ पर्सन फील कोल्ड आफ्टर स्टेपिंग आउट ऑफ अ स्विमिंग पूल ऑन अ विंडी डे। जी, आप स्विमिंग पूल से बाहर निकले हैं और जब आप बाहर निकले हैं तो मतलब तेज़ हवा भी चल रही है वहाँ पे, तो आपको जो है वो कूल इफ़ेक्ट क्यों फील होता है अपनी बॉडी पे। उसकी रीज़न क्या है, आपने ये पढ़ रखा है कि इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन के दौरान जब इवेपोरेशन होती है तो विंड स्पीड पे भी ये डिपेंड करती है। तो इवेपोरेशन जो है, पांचवा फैक्टर था जो मैं नहीं लिखा मैंने, विंड स्पीड। तो इवेपोरेशन जो है उसमें जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब लीव करते हैं हमारी बॉडी से वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं तो वो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी साथ लेके चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, फील होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि कूलिंग caused by rapid evaporation radiation from the sun, kinetic energy transfer from air to skin। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो cooling caused by rapid evaporation। फाइन, ओके, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस, हमारे पास एक गैस है उसका वॉल्यूम जो है, अगर हम एक फिक्स मास गैस का वॉल्यूम जो है उससे हाफ कर दें उसके ओरिजिनल साइज से और टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें, देन द प्रेशर डबल्स।
दिस इज एक्सप्लेन बाय काइनेटिक थ्योरी बिकॉज वो कहता है कि जब हम वॉल्यूम जो वॉल्यूम है उसको कंप्रेस करते हैं कि वो आधा रह जाए तो प्रेशर जो है वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो वो कहता है कि ये किस बेसिस पे उसने एक्सप्लेन किया है। द मॉलिक्यूल्स बिकम लार्जर, नहीं, और द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स मोर फ्रीक्वेंटली, द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर। तो मॉलिक्यूल जो हैं जब आप वॉल्यूम को कंप्रेस करते हैं तो उनमें कोलिजन्स बढ़ जाती हैं, तो वॉल्स के साथ टकराते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनका प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी है। ओके, आगे मूव करते हैं हम। 4 है व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स, जब लिक्विड इवेपोरेट होता है द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड डिक्रीजेज। जी मैंने आपको भी बताया कि जब इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, जब इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है तो उससे क्या होता है कि जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो लीव करते हैं तो हमारी बॉडी के कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी वो साथ ले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, फॉल करता है और हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो जी, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एस्केप लिविंग बिहाइंड लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल्स, द लिक्विड एब्जॉर्ब्स कोल्ड, नो, द मास, नो, द मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग, नो। तो इसका सही ऑप्शन जो है दैट इज ए, कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो बॉडी से एस्केप कर जाते हैं। ओके ओके, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी एब्सोल्यूट ज़ीरो, यस, एब्सोल्यूट ज़ीरो, जब आप देखें कि हमारे पास एक ऐसा टेम्परेचर स्केल जिसे केल्विन स्केल कहा जाता है, उसे एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है क्योंकि वो किसी दूसरे स्केल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो पे क्या होता है, देखें आप एक सिंपल सी बात देखें कि अगर हम जो है वो टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो कोलिजन्स कम होती जाएंगी, कोलिजन्स अगर कम होती जाएंगी तो प्रेशर कम होता जाएगा। ओके, तो जैसे टेम्परेचर, अब देखें अगर टेम्परेचर बिल्कुल एग्जैक्टली ज़ीरो हो गया है तो कोलिजन्स को भी तो ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो कोलाइड भी नहीं करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा, वाटर फ्रीजेस, नो, वाटर फ्रीज नहीं करता। ऑल मॉलिक्यूल्स मोशन थोरेटिकली सीजेस, यस, थोरेटिकली जो है हम ये मान लेते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जैसे आपने देखा था कि टेम्परेचर हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिल्कुल, सॉरी, टेम्परेचर अगर हम कम कर देंगे, ज़ीरो पे ले आएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी को भी तो ज़ीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर ज़ीरो हो जाएगी तो बॉडी के पास तो मोशन ही नहीं होगी। अगर मोशन नहीं होगी तो इसका मतलब है बॉडी मूव नहीं करेगी और ऐसा होगा कि जैसे वो रुके हुए पार्टिकल्स हैं। तो इसका सही ऑप्शन भी है। ओके, सो आगे चलते हैं। व्हाई डज अ डैम्ड क्लॉथ, जी, डैम क्लॉथ प्लेस ऑन द फोर हेड हेल्प रिड्यूस फीवर। डैम का मतलब है कि आपने देखा ना, जब किसी बच्चे को बुखार होता है तो फीवर होता है तो हम पानी में डिप करके पट्टियाँ उसके यहाँ पे फोर हेड पे रखते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि उसके फोर हेड पर जब एक डैम्प मतलब फुल ऑफ वाटर क्लॉथ जो है उसको रखते हैं तो वो हमारी बॉडी की हीट की वजह से जो उसमें लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो इवेपोरेट करते हैं। जब वो इवेपोरेट करते हैं तो वो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैरी करते हैं और मूव कर जाते हैं। तो जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो ये एक ओल्ड टेक्निक है जो अभी भी फ़िलहाल यूज़ की जाती है कि द वाटर इवेपोरेट्स बाय टेकिंग लैटेंट हीट। जो हमारी बॉडी के अंदर लैटेंट हीट, छुपी हुई जो हीट होती है, उसको लेके ये क्या करते हैं, फ्लाई ऑफ हो जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी है। फाइन, ओके, आगे चलते हैं। 7, इफ़ यू इंक्रीज द ह्यूमिडिटी, नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आप ह्यूमिडिटी बढ़ा देते हैं, द रेट ऑफ इवेपोरेशन। आप यहाँ पे एक बात नोट करें कि लेट्स से कि ये हमारी एक वायर है, ओके, और इस वायर पे जो है वो हमने एक टॉवल जो है वो प्लेस किया हुआ है, ओके। अब ये टॉवल जो है इसके इर्द गिर्द जो है वो, लेट्स से ये वायर है, ओके। सो टॉवल के इर्द गिर्द जो एयर है, अगर उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, ह्यूमिडिटी बढ़ने का मतलब है कि उसमें वाटर वेपर जो है वो बढ़ जाए, तो एयर की भी एक अपनी नेचुरल कैपेसिटी होती है
कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड वेपर्स को अब्जॉर्ब कर सकती है, उसके बाद वो मज़ीद नहीं अब्जॉर्ब करती। जैसे आप गर्मियों में ये जून जुलाई के जो मंथ्स होते हैं उसके अंदर अगर आप एयर कूलर यूज़ करते हैं तो एयर कूलर से आप ये महसूस करते हैं कि जो आपका रूम है उसके अंदर जो हब्स सी फील होती है, आपको कंजेशन सी फील होती है कि वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाते हैं। तो यही रीज़न है कि ह्यूमिडिटी के बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन देखें, अगर एयर के पास मज़ीद कैपेसिटी ही नहीं होगी तो वो जो लिक्विड वेपर्स निकलेंगे वो किधर जाएंगे, वो अब्जॉर्ब भी नहीं होंगे। इसका मतलब है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स टू से दैट कि अगर आपकी जो साथ वाली जो एयर है ये ज़्यादा ह्यूमिड हो जाएगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यही उन्होंने हमसे पूछा है कि अगर आप ह्यूमिडिटी को बढ़ाते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन विल डिक्रीज, क्योंकि एयर के पास मज़ीद कैपेसिटी ही नहीं होगी वाटर वेपर्स को अकोमोडेट करने की। फाइन, आगे चलें। ओके, नेक्स्ट है व्हाई वेट क्लॉथ्स ड्राई मोर क्विकली व्हेन दे आर स्ट्रेच आउट। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। कि आपने देखा है कि जब हमारी मदर्स जो है वो कपड़े धोती थी तो उसको निचोड़ने के बाद वो क्या करती थी कि जब उसको तार पे डालने लगती थी तो एक बार उसको ऐसे करके जर्क देती थी ताकि वो सारे का सारा जो है वो खुल जाए जो वो मुड़ा हुआ था पहले। और इसके पीछे की फिज़िक्स ये है कि जब आपने उस कपड़े को खोल के डाल दिया है तो इसका मतलब है कि आपने उस कपड़े का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ कर दिया है। तो हमने ये पढ़ रखा है कि अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, यस क्या होता है, एवेपोरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये वो साइंस थी जो हम अप्लाई करते थे। ओके, तो इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द फैब्रिक, लार्जर सर्फेसेस अलाउ मोर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स टू एस्केप। यस, इसका सही ऑप्शन बी है। ओके, नाउ आगे चलते हैं जी हम। ऑन अ वेरी कोल्ड नाइट वाटर वेपर इन द एयर चेंजेस डायरेक्टली इनटू आइस क्रिस्टल्स ऑन अ विंडो पेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। जी ये जो प्रोसेस है, जस्ट अ मिनट, जब आप देखते हैं कि शदीद ठंड में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो जो हमारी गाड़ी की विंड स्क्रीन होती है उसके ऊपर एक मतलब आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेपोजिशन। डेपोजिशन में क्या होता है कि गैस जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होती है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। और इसकी जो बेहतर एग्जांपल है दैट इज़ फ्रॉस्ट। और फ्रॉस्ट क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह का एक पैटर्न सा जो है वो आपकी गाड़ी के शीशों पर बनना शुरू हो जाता है ऐसे। इस चीज़ को हम कहते हैं कि टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फ्रॉस्ट कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डेपोजिशन है। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ट्रू ओनली फॉर बॉइलिंग एंड नॉट फॉर इवेपोरेशन। जी, इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो बॉइलिंग के लिए ठीक है बल्कि इवेपोरेशन के लिए ठीक नहीं है। इट कॉजेज कूलिंग इन द जो है वो सराउंडिंग, क्या बॉइलिंग जो है वो कूलिंग प्रोड्यूस करती है। इट अकर्स ओनली एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, नो, इट इज़ फास्ट प्रोसेस दैट अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड। तो हमें इस बात का पता है, जस्ट अ मिनट, हमें इस बात का पता है कि बॉइलिंग जो है वो एक फास्ट प्रोसेस है जो कि लिक्विड के अंदर से भी होता है। ओके, तो इसका सही ऑप्शन सी है। ओके, आगे चलते हैं हम। विच फिनोमिना इज अकरिंग व्हेन ड्राई आइस यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू स्मोक लाइक गैस एट रूम टेम्परेचर। तो आपने जो है वो सब्लिमेशन के बारे में पढ़ा हुआ है कि सब्लिमेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो आपके पास ड्राई आइस है
ये सॉलिड जो है ये डायरेक्टली स्मोक पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सब्लिमेशन। फाइन, ओके आगे चलते हैं। ओके आपने देखा है कि अ लॉन्गर रॉड एक्सपैंड्स मोर देन अ शॉर्टर रॉड मेड ऑफ द सेम मटेरियल। अगर दो रॉड्स हैं हमारे पास, एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है, तो आपको इस बात का पता होगा, तो आपको इस बात का पता है कि जो लॉन्ग रॉड होता है हमारे पास, एक लॉन्ग रॉड है हमारे पास और एक शॉर्ट रॉड है। तो दोनों में से जो है, अगर दोनों को सेम टेम्परेचर दिया जाए टी, एक्सप्लेन व्हाई दिस, और सेम मटेरियल है, नेचर ऑफ मटेरियल जो है वो भी दोनों की सेम है, तो जो व्हाई दिस इज हैपन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम्स। क्योंकि अगर देखें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा एटम्स जो हैं वो जब वाइब्रेट करेंगे तो उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा, जो कंबाइंड इफेक्ट होगा ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स का। सो ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होने की वजह से, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, थर्मल एक्सपेंशन भी ज़्यादा होती है, यानी रेट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो इंक्रीज करता है। ओके ओके अ लॉन्गर रॉड हैज़ मोर एटम्स सिंस ईच एटम कंट्रीब्यूट्स, तो ये इसका एक स्लाइड सा आंसर है। ओके आगे मूव करते हैं। एक्सप्लेन वाई यू फील अ कूलिंग सेंसेशन ऑन योर स्किन व्हेन यू स्वेट। जब आपको पसीना आता है तो आपको एक कूलिंग इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होता है, रेफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब हम जो स्वेट हमें पसीना आता है, तो जब वो इवेपोरेट होता है तो उससे जो हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारी स्किन को जब लीव करते हैं तो हमारी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी को साथ ले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है। ओके तो ये इसका एक आंसर छोटा सा बन सकता है। ओके डिफरेंशिएट बिटवीन कंडेंसेशन एंड डेपोजिशन, इस पर मैंने बहुत तफसील से बात कर ली है कि कंडेंसेशन जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस लिक्विड में चेंज होती है, और डेपोजिशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होती है और लिक्विड की फेज में से वो नहीं गुजरती। ओके इफ़ यू इंक्रीज द विंड स्पीड ओवर अ डैम सरफेस व्हाट हैपन्स टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जी तो अगर आप देखें कि डैम्प एयर जो है जिसमें लिक्विड के वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप वहाँ पे हवा चलनी स्टार्ट हो जाए तो वो डैम्प्ड एयर जो है वो फ्रेश ड्राई एयर के साथ क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। और यही वजह है कि जब हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। इसका रीज़न ये है कि डैम्प्ड एयर जो कपड़ों के आसपास होती है, जिसमें लिक्विड वेपर्स अब्जॉर्ब हुए होते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं ड्राई एयर के साथ। ओके नेक्स्ट चलते हैं जी। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ रियल वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड एंड स्टेट इट्स यूनिट्स। तो ये जो हमारे पास वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है वो क्या थी, अल्फा एंड बीटा एंड अल्फा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो ये आपको बताता है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट इंक्रीज इन केल्विन। इसी तरह फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन 1 केल्विन। तो अगर हम किसी 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो जिसमें फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम या फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ जो आता है, उसकी लेंथ जितनी बढ़ती है या जितना वॉल्यूम बढ़ता है, उसको हम स्पेसिफाई करते हैं अल्फा और बीटा के साथ। ओके डिफाइन एवेपोरेशन कॉज, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ एवेपोरेशन एट मोलेकुलर लेवल। तो आप जो है वो एवेपोरेशन को जो है वो डिफाइन करेंगे, देन उसको एक्सप्लेन करेंगे कि एवेपोरेशन के कॉजेज क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेफिनेशन ऑफ एवेपोरेशन आ जाएगी, आप इसमें बताएंगे किस तरह लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज होता है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिक टेम्परेचर। उसके बाद कॉजेज ऑफ वेपोरेशन आप बताएंगे मोलेकुलर लेवल पे क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जीज जो है वो इंक्रीज करती हैं, और सरफेस से चूंकि इस्केप होती है तो इसलिए इजी हो जाता है, फेस चेंज इसके अंदर होता है। उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि कूलिंग इफेक्ट जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आर्टिकुलेट कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम। Explain the difference between real expansion and apparent expansion of a liquid. Why is real expansion always greater than apparent expansion? इस पे मैंने शुरू में तफसील से बात की थी। ये देखें कि रियल और एपरेंट पे जब मैंने वो फ्लास्क बना के दिखाई थी आपको, तो जब आपने फ्लास्क बना के दिखाई थी, मैंने बनाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि रियल और एपरेंट में क्या फ़र्क होता है। रियल एक्सपेंशन क्या होती है? रियल एक्सपेंशन एक्चुअली अ सम ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड प्लस एक्सपेंशन ऑफ द फ्लास्क। तो
ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। सो अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।